गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स, स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन। ट्राई करेंगे कि एक लेक्चर में या 1 से 2 लेक्चर में हमारा रिवीजन कंप्लीट हो। पहला चैप्टर है हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस। अब रेसिडेंशियल स्टेटस समझने के लिए सबसे पहले मैं बेसिक कंसेप्ट से ही बात करता हूँ। टैक्स का मतलब होता है गवर्नमेंट शेयर। किसी भी चीज़ में गवर्नमेंट अपना हिस्सा मांगती है तो उसको टैक्स बोल देती है। गवर्नमेंट अपना हिस्सा 2 तरीके से मांगती है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। फ़र्क क्या होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कि लाइबिलिटी और बर्डन सेम पर्सन पे आए तो डायरेक्ट, अलग अलग पर्सन पे आए तो इनडायरेक्ट। तो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है कि मैं कमा रहा हूँ, मेरी इनकम पे मुझे ही टैक्स देना है, मैं किसी और से ले नहीं सकता। मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि देखो आपकी फ़ीस 10,000 रुपीज़ है पर मुझे गवर्नमेंट को 30% टैक्स भी देना है तो आप 10,000 के साथ साथ 30% टैक्स का 3,000 रुपीज़ और दो, ऐसा नहीं कह सकता। अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ तो फिर मेरी इनकम ही कितनी हो जाएगी 13,000 और मुझे 13,000 पे 30% देना पड़ेगा। लेकिन जीएसटी ऑन द अदर हैंड ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में लाइबिलिटी पे करने की मेरे ऊपर है लेकिन उसका बर्डन किसके ऊपर आता है, कस्टमर के ऊपर। मैं कस्टमर को साफ साफ बोलता हूँ कि जीएसटी 18% है, मेरा माल 10,000 का है, 10,000 का 18%, 1,800 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने होंगे। ये 1,800 रुपये मैं आपसे लेके किसको दे दूंगा, गवर्नमेंट के ऊपर। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझ गए। अब डायरेक्ट टैक्स में हमारे पास अब एक ही टैक्स बचा है, पहले के ज़माने में 2 हुआ करते थे। एक होता था इनकम टैक्स, एक होता था वेल्थ टैक्स। अब वेल्थ टैक्स नहीं लगता, 2014 में अबॉलिश हो गया। इनकम टैक्स में इंडिया में जो इनकम टैक्स है वो प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव है मतलब जैसे जैसे आप इनकम बढ़ती जाएगी वैसे टैक्स की रेट भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसका बेसिक स्लैब आप सबको जानते ही हो, आप रिवीजन कर रहे हो तो मैं उसी अंदाज से पढ़ाऊंगा कि आप इतनी बातें समझते हो। तो बेसिक स्लैब इंडिया में क्या है कि 2.5 लाख तक माफ है, फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख 20% और 10 लाख के ऊपर 30%। ये प्रोग्रेसिव टैक्स हुआ। किसी किसी कंट्री में रिग्रेसिव टैक्स भी है, उल्टा भी चलता है कि पहले 30% फिर 20% फिर 5%। ओके, अब यार हमने कहा इंडिया में प्रोग्रेसिव है तो मीन्स हम इनकम टैक्स कौन सा वाला पढ़ रहे हैं, इंडिया वाला ही पढ़ रहे हैं, किसी और कंट्री का नहीं पढ़ रहे। तो इंडिया में इनकम टैक्स कौन पे करेगा, सर जो इंडिया का सिटीजन होगा। गलत बात, नहीं ऐसा इंडिया में पैदा होना पाप थोड़ी है। मैं इंडिया में पैदा हो गया पर मेरा पूरा कामकाज अमेरिका में चल रहा है तो मैं तो यहाँ आता ही नहीं हूँ, तो मैं क्या अमेरिका में बैठे बैठे यहाँ टैक्स दूंगा क्या, नहीं। तो फिर कौन कहेगा, सर जो इंडिया में रहता है। तो भैया जो रहता है ये रहना पाप थोड़ी हो गया, इनकम टैक्स है, इनकम पे टैक्स लो। तो फिर लास्ट कंक्लूजन कोई कह देगा समझदार कि सर जो इंडिया में अर्न कर रहा है, लेकिन सिर्फ अर्न करने से टैक्स नहीं लगेगा। ऑब्वियसली आप अर्न कर रहे हो, इंडिया में रहो कि मत रहो टैक्स तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन एक थोड़ी हार्श रूल भी है, एक कैटेगरी ऐसी है जो इंडिया में अर्न नहीं कर रही पर इंडिया में रह रही है तो उनके ऊपर भी टैक्स लगेगा। मींस फिर हम ये कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि ये जो टैक्स है ना, ये इनकम टैक्स नहीं है, ब्रीदिंग टैक्स है। आप इंडिया में आके सांस ले रहे हो तो फिर तो टैक्स लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो सर कैसे डिफाइन करें कौन कितना टैक्स देगा। मींस मार्क जकरबर्ग इंडिया में टैक्स देगा कि नहीं देगा। तो मार्क जकरबर्ग तो पूरे वर्ल्ड में न जाने कितना कमा रहा है, तो इंडिया में जितना भी कमा रहा है सबका टैक्स देगा क्या, नहीं। मार्क जकरबर्ग जो इंडिया में कमा रहा है सिर्फ उसके ऊपर मार्क जकरबर्ग से। अब मैं कह रहा हूँ मैं भी, मेरी भी मल्टीनेशनल कंपनी है, ये तुम मैराथन को, अब मेरी भी मल्टीनेशनल कंपनी है, मेरा भी बिजनेस, मेरी भी ब्रांचेस हर कंट्री में है, तो मैं इंडिया में कितना टैक्स दूंगा, जो इंडिया में अर्न करूंगा वही, नहीं। क्यों सर, मैं इंडिया में रह रहा हूँ तो अब मैं पूरी दुनिया में जितना भी कमाऊंगा सबके ऊपर मुझे इंडिया में टैक्स देना है। तो 2 अलग अलग बातें हो गई ना। जो नहीं रह रहा है उसको सिर्फ इंडिया की इनकम पे टैक्स देना है, जो रह रहा है उसको तो। और सर उसका क्या होगा जो आता जाता है, रह भी रहा है नहीं भी रह रहा है, प्रोपोर्शनेट करेंगे क्या, जितने दिन रहा उतने की इनकम, तो छुट्टियां मनाने यहाँ आ जाएगा। फिर क्या करें, तो इन्होंने एक कंसेप्ट निकाला रेसिडेंशियल स्टेटस। इतनी कहानी मैंने उन बच्चों के लिए बोली जो पढ़ा नहीं था, पहली बार पढ़ा, ताकि आपको ये समझ में आए कि ये चैप्टर की इम्पोर्टेंस क्या है। रेसिडेंशियल स्टेटस में हम हर पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस पता करते हैं कि ये इंडिया में कितने दिन रहा, और जितने दिन रहेगा उतना ही इससे इनकम पे क्या लेंगे हम, टैक्स लेंगे। ठीक है, तो रेसिडेंशियल स्टेटस 3 कैटेगरी का होता है।
मतलब किसी भी पर्सन के लिए 3 अलग अलग स्टेटस है, वो जितने दिन रहेगा वो स्टेटस उसका एक ऑप्ट हो जाएगा। एक है ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दूसरा है नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तीसरा है नॉन रेसिडेंट। ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी, नॉन रेसिडेंट। अब नाम से ही पता पड़ रहा है, ऑर्डिनरी जो इंडिया में सबसे ज़्यादा रहेगा, नॉट ऑर्डिनरी जो आता जाता रहेगा, और नॉन रेसिडेंट जो आया ही नहीं होगा या ना के बराबर आया होगा। तो सर कितने दिन रहेगा तो ऑर्डिनरी, कितने दिन रहेगा तो नॉट ऑर्डिनरी, तो नंबर ऑफ डेज समझ लें। हाँ, अब नंबर ऑफ डेज समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई साहब इनकम टैक्स अप्लाई करने के लिए इन लोगों ने टैक्स पेयर्स की कैटेगरी बनाई जिसको हम बोलते हैं असेसी। क्या बोलते हैं? और असेसी होते हैं 4 से 5 तरीके के। पहला होता है इंडिविजुअल जो अपने नाम से कमाता है, सोल प्रोप्राइटर। दूसरा होता है HUF जो फैमिली के नाम से कमाता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तीसरा होता है पार्टनरशिप फॉर्म। चौथा होता है कंपनी, कॉर्पोरेट्स। लास्ट होता है AOP, BOA, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट, इसको अपन बोलते हैं अदर्स। ठीक है, तो 5 कैटेगरी हो गई। 1 बाय 1 सबके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है रेजिडेंशियल स्टेटस पता करने का। तो पहला क्राइटेरिया है इंडिविजुअल के लिए, ये रही भाई, 2 तरीके से इसको बांटा इन्होंने। पहले तो बोला कि भाई एक तो है इसकी बेसिक कंडीशन और फिर है एडिशनल कंडीशन। नाम से पता पड़ रहा है बेसिक है और एडिशनल है, तो इंपॉर्टेंट कौन सी होगी? बेसिक, क्योंकि वो तो बेस है। तो बेसिक कंडीशन कहती है कि 182 डेज इन अ प्रीवियस ईयर। अब आप रिवीजन कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर का मतलब समझते ही हो, हाँ, कि प्रीवियस ईयर में जो हम अर्न करते हैं उसके नेक्स्ट ईयर जिसको हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर, उसमें टैक्स देते हैं। क्योंकि आप प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स देना चाहते हो तो दिन भी कहाँ के गिने जाएंगे? प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर में आप इंडिया में रहो के मत रहो, तो प्रीवियस ईयर में आप कितने दिन रहो? 182 डेज और मोर। ये 182 डेज और मोर वाली कंडीशन है। तो अब या तो 182 डेज और मोर, और ये इंपॉर्टेंट याद रखने लायक कि बेसिक कंडीशन में लगा हुआ है और कि 2 बेसिक कंडीशन में से कोई सी भी एक पूरी करनी है। एक पूरी कर दी तो मान लेंगे कि आपने बेसिक कंडीशन पूरी कर ली। दूसरी कंडीशन क्या है? अब धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। जो रिवीजन कर रहे हैं, जिन्होंने पहले पढ़ रखी उनको याद आता जाएगा, और जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको बहुत सारी चीज़ें मेमोराइज करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। अभी आप याद नहीं रख पा रहे हो तो कोई बात नहीं, अभी आप टर्म्स से यूज टू हो जाओ। मीन्स आप पढ़ोगे नेक्स्ट सेकंड में भूल जाओगे, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ पढ़ रहे हो। कोई बात नहीं, जब आप खुद से पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आती जाएगी। अभी आप फोकस इस पे रखो कि जो आप सुन रहे हो वो आपके गले उतर रहा है, जो आप सुन रहे हो वो आपके समझ आ रहा है, बस इतनी सी बात। अगली कंडीशन है 60 डेज इन प्रीवियस ईयर, मतलब वही प्रीवियस ईयर में 60 डेज एंड लगा हुआ है 3 एंड, मतलब 60 डेज तो करना ही करना है, उसके साथ प्लस 365 डेज इन 4 प्रीसीडिंग ईयर। तो सर अभी प्रीसीडिंग ईयर क्या होता है? तो बेटा अभी जो आपका पेपर होगा वो होगा जनवरी 25 में। तो जनवरी 25 में वो आपसे हिसाब मांगेंगे कौन सा? उसके पिछले साल का। तो हम कहेंगे कि हमारा असेसमेंट ईयर जो है वो कौन सा है? 24-25। तो सर हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है? 23-24। तो अब प्रीवियस ईयर के पिछले जितने भी साल होते हैं उसको बोलते हैं प्रीसीडिंग ईयर। असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, प्रीसीडिंग ईयर। तो ये कह रहा है 60 डेज इन अ प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 प्रीसीडिंग ईयर। 4 प्रीसीडिंग ईयर मतलब ये जो जिंदगी चली जा रही है 1, 2, 3, 4, इन 4 सालों में 365 डेज प्लस इस साल में 60 डेज आपको कंप्लीट करने हैं, तो मानी जाएगी कि आपने बेसिक की दूसरी वाली कंडीशन पूरी कर ली। बेसिक की 2 कंडीशन में और लगा हुआ है, या तो सिर्फ प्रीवियस ईयर में 182 डेज रह लो, या फिर 180 डेज नहीं रह पाए आप तो प्रीवियस ईयर में 60 और उसके पिछले सालों में 365। तो ये किसके लिए है? जो रेगुलर बेसिस पे इंडिया आता जाता रहता है ना, आया गया। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो अपने बिजनेस के चलते खूब सारा ट्रैवल करते हैं, तो उनका अगर बिजनेस इंडिया में है तो उस इंडिया के बिजनेस को हैंडल करने के लिए उन्होंने मल्टीपल टाइम विजिट किया होगा इंडिया में। अब मल्टीपल टाइम विजिट किया होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि 182 डेज सिंगल स्ट्रेच में रहने हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा 60 डेज सिंगल स्ट्रेच, 1 दिन 2 दिन 1 दिन 2 दिन करते करते क्यूमुलेटिवली कितने दिन हो जाए? 60 डेज तो प्रीवियस ईयर में और 365, क्योंकि सदियों से बिजनेस कर रहे हो तो पिछले साल में भी 365 डेज हो गए।
365 प्लस 60 हो गए तो माना जाएगा कि आपने सेकंड बेसिक कंडीशन पूरी कर ली। दोनों में से कोई एक करनी है, दोनों में से एक पूरी करनी है, तो ये क्या हुआ कि आपने बेसिक कंडीशन पूरी कर ली। सर बेसिक कंडीशन पूरी करने से क्या होगा कि आपका रेसिडेंशियल स्टेटस और स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। सर हम रेसिडेंट बन जाएंगे क्या? इसका कंक्लूजन अभी नहीं आया। जब सारी कंडीशंस पढ़ लेंगे उसके बाद फिल्ट्रेशन करेंगे कि ये कंडीशन पूरी करी तो रेसिडेंट, ये पूरी करी तो नॉट ऑर्डिनरी, और ये पूरी करी तो या नहीं करी तो नॉन रेसिडेंट। तो अभी सिर्फ कंडीशन समझ लो, 182, 60 और 365। क्लियर? इसके बाद आती है एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन में वो आपका इतिहास देखते हैं। इतिहास कैसे देखते हैं कि प्रीवियस ईयर की बात नहीं करेंगे, अब बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रीसीडिंग ईयर्स की। कि पहली एडिशनल कंडीशन 730 डेज इन 7 प्रीसीडिंग ईयर। सर ये ऑड नंबर्स कैसे याद रखेंगे? 365 साल में दिन, डिवाइड बाय 2 182, 365 मल्टीप्लाई बाय 2 730 डेज। तो 7 सालों में मिला के 730 दिन अगर आप रहे हो तो एडिशनल की पहली कंडीशन आपने पूरी कर दी। ठीक है? सेकंड, अब सेकंड कंडीशन समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा ये डिफरेंस। वहां था और, तो दो में से एक पूरी करनी है। यहाँ पे है एंड, तो दोनों पूरी करोगे तो एडिशनल पूरी मानी जाएगी, एक पूरी करोगे तो कोई मतलब की नहीं है। अब दूसरी कंडीशन कहती है, ये थोड़ी स्टार वाली कंडीशन है, इसको समझाने में टाइम लगता है कि फुलफिल एनी वन बेसिक कंडीशन, मतलब वापस से दोनों में से कोई एक पूरी कर दो। इन एनी, किसने लिखा है 3 years? इन एनी 2 years, और ये प्रीसीडिंग है बेटा, प्रीसीडिंग 10 में भी, और प्रीसीडिंग 10 years। तो अब यार इसको थोड़ा सा अपन चलते हैं आगे पीछे कहीं पे। यहाँ देखो, आप लोगों को यही समझना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 से 4 मार्क्स का इसी के ऊपर आता है। 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें, एक तो स्टेटस डिटरमाइन करना और एक इनकम डिटरमाइन करना। अभी ये स्टेटस डिटरमाइन करने वाला क्वेश्चन आ रहा है कि ये मेरा वापस से, अरे कौन सा कलर है ये मेरा वापस से असेसमेंट ईयर, कोई मतलब नहीं असेसमेंट ईयर से। ये मेरा प्रीवियस ईयर, बहुत मतलब है प्रीवियस ईयर से। ठीक है? उसके बाद स्टार्ट होती है मेरी प्रीसीडिंग ईयर वाली जिंदगी। पहली कंडीशन में तो उसने कहा प्रीसीडिंग 7 साल, तो 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 सालों में 730 डेज कंप्लीट कर लो भाई। फिर दूसरा उसने कहा कि 7 साल नहीं भाई, प्रीसीडिंग 10 ईयर्स। अब प्रीसीडिंग 10 ईयर तो 7 तक तो हो ही गए थे, 8 9 10, इन पिछले 10 सालों में कोई सी भी एक बेसिक कंडीशन पूरी कर लो। इन 10 सालों में किसी भी 2 साल में कोई सी भी एक बेसिक कंडीशन। सर बेसिक कंडीशन तो 2 है, तो कोई सी भी एक कर लो। मीन्स सिंप्लिसिटी में यूँ कहें कि आपने इस साल में 182 डेज रह लिए और इस साल में 182 डेज रह लिए, तो हो गया आपका 10 सालों में 2 साल में कंडीशन पूरी हो गई, तो आपकी जो एडिशनल कंडीशन है वो फुलफिल हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? है ना? अगर सर इसमें भी 182 डेज रह लिया, अब क्या होगा? अरे तो 2 ही साल में करनी थी, आपने 3 साल में कर ली, कोई बात नहीं। ये तो पहली वाली कंडीशन, ये सिंपल होती है क्योंकि इसमें 1 साल का ही गिनना होता है। लेकिन अगर आपको दूसरी वाली कंडीशन पूरी करनी हो तो फिर मानता हूँ मैं कि सर हम इस साल में अगर किसी को कंडीशन पूरी करनी है प्रीसीडिंग 10 साल में कोई से भी 2 साल, तो अगर उसको कंडीशन इस साल में पूरी करनी है सेकंड वाली, तो इस साल में तो 60 और इसके पिछले 1 2 3 4 365 है ना। किसी को इस साल में कंडीशन पूरी करनी है तो इस साल में तो 60, 1 2 3 4 मतलब कितना 360। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ समझ में आ रहा है, मैं बहुत धीरे चल रहा हूँ। अब लास्ट वर्ड सिचुएशन, किसी को अगर इस साल में कंडीशन पूरी करनी है तो या तो इस साल में 182 डे रह लें, या फिर इस साल में तो 60 और इसके भी पिछले 4 सालों में 365,
तो सर ये तो 10 + 4 14 साल का वनवास हो गया, पूरा वनवास गिनना पड़ेगा। ठीक है, मीन्स अगर किसी को रेसिडेंशियल स्टेटस देना है हमें तो उसके 14 साल का इतिहास हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और समझाने के लिए कह दूँ, कोई 14 साल से रेगुलरली इंडिया में आ रहा है तब जाके वो ऑर्डिनरी सिटीजन बनेगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनेगा, ऐसे 1-2 साल आने से नहीं बनेगा। और ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन गया अगर कोई तो उसकी तो लपक के पिक्चर बनाएंगे अपन। ठीक है, हाल फिलहाल अपन ने 4 कंडीशंस पढ़ी, 2 बेसिक और 2 एडिशनल। सर अब इन कंडीशंस को पूरी करने से क्या होगा, किसको क्या स्टेटस मिलेगा? तो 3 स्टेटस हमारे, एक है ऑर्डिनरी, एक है नॉन ऑर्डिनरी और एक है नॉन रेसिडेंट। तो हम बात करेंगे सबसे पहले बेसिक। सर एक तो बेसिक करनी है, हाँ, और एडिशनल में 2। ये सारी कंडीशन बनी है इस कमीने के लिए। अगर इसने एक बेसिक पूरी कर ली और 2 एडिशनल कर ली तो ये क्या बन गया? ऑर्डिनरी। भाई साहब आप तो पिछले 14 सालों से इंडिया में ही आ रहे हो, जा रहे हो, सारे दिन कंप्लीट कर रहे हो, तो आप क्या हो? ऑर्डिनरी। जैसे आप लोग क्या हो, जब से पैदा हुए तुम यही बेचारे अपने, हाँ, तो हर साल में 182 क्या, हर साल में 365, पिछले 10 साल में 2 साल क्या, पूरे 10 के 10 साल, उसमें 182 क्या, पूरे 365। तो हम क्या है सर? ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब सर किसी ने एक बेसिक तो पूरी कर ली, बेसिक पूरी कर ली मतलब वो प्रीवियस ईयर में तो था लेकिन दोनों एडिशनल नहीं कर पाया, कोई एक एडिशनल कर दी, दोनों तो नहीं कर पाया। 7 साल में 730 हो गए या 10 साल में से 2 साल हो गए, दोनों नहीं हो पाए या दोनों ही नहीं हुए। बात 100 सेम करनी है तो दोनों करनी, नहीं तो एक करके कोई फायदा नहीं है। तो बेसिकली इंडिया में था, मीन्स प्रीवियस ईयर में था, उससे पहले नहीं था ना। तो भाई साहब आप रेसिडेंट तो हो पर ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं, तो यू आर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और किसी बापड़े ने एक बेसिक कंडीशन भी पूरी नहीं करी, फिर तो एक है नॉन रेसिडेंट, ये तो इंडिया में आया ही नहीं। आया तो इतने कम दिन के लिए आया कि वो प्रीवियस ईयर में 182 भी कंप्लीट नहीं कर पाया और सर प्रीवियस ईयर में 60 + 365 भी नहीं कर पाया। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि अपन थोड़ा स्लो चल रहे हैं, ऐसे तो टाइम खत्म हो जाएगा, तो थोड़ी सी स्पीड पकड़ता हूँ मैं। अब आपको बेसिक आइडिया समझ में आ गया ना, तो अब अपन स्पीड पकड़ते हैं तो आपको बाकी की चीज़ें भी समझ में आने लगेगी। देखो हमने नहीं पढ़ा है, हम लेट आए हैं, तो थोड़ी मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी, वीडियोस हमें देखने पड़ेंगे। वीडियोस देखने के बाद आपको डाउट है तो आपके पास जो टाइम हो उस टाइम पे अगर मैं अवेलेबल हूँ तो मैं उस टाइम पे अलग से आपको पढ़ाने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं। ये जो लास्ट वाली कंडीशन है कौन सी, 60 एंड 365, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, मतलब ये कंडीशन सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। इसके 2 एक्सेप्शन हैं, एक पर्सन कमिंग टू इंडिया एंड पर्सन लीविंग इंडिया। एक ऐसा पर्सन जो इंडिया छोड़ के जा रहा है, एक ऐसा पर्सन जो इंडिया में आ रहा है। अगर इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, नहीं मुझे डाउट है, सिर्फ इंडियन सिटीजन। यहाँ देखो, यहाँ देखो, सारी चीज़ें बहुत क्रिस्टल क्लियर है। इफ इंडियन सिटीजन, यहाँ पर सिर्फ इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है। इंडियन सिटीजन लीविंग इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अरे वो अलग है यार, ये अलग है मेरे भाई। आप पढ़ लो, फिर रिसर्च करना, फिर गलती मिले तो बताना, मैं होल हार्टेडली एक्सेप्ट करूंगा। अभी मैं गलत हूं तो मैं गलत पढ़ा रहा हूं, पढ़ लो। क्या कह रहा है वो,
कि इंडियन सिटीजन, सिर्फ इंडियन सिटीजन अगर इंडिया छोड़ के जा रहा है फर्स्ट टाइम, किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट के लिए, नौकरी के लिए। मतलब ये कौन होता है? आपके जैसे स्टूडेंट्स जिनकी पढ़ाई इंडिया में कंप्लीट हो गई, हम इंडिया में रहे हुए हैं, अब हम मई जून जुलाई में इंडिया छोड़ के अमेरिका जा रहे हैं नौकरी करने के लिए। तो मेरे से थोड़ा सा लेट हो गया, मैं अप्रैल मई के बाद मैं जून में चला गया। अब जून में मैं इंडिया छोड़ के गया, उसके बाद मैंने कभी इंडिया को पलट के देखा ही नहीं, वहीं है। ठीक है, तो अब हुआ क्या, उस साल में पूरे साल अमेरिका में रहा, मैं वहीं कमा रहा हूँ, वहीं रह रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि मैं जून में निकला इंडिया से। तो इस साल में अप्रैल मई के पूरे 60 डेज कंप्लीट हो गए, और इससे पहले तो मैं इंडिया में ही झक मारा रहा था। हाँ, तो 365 भी, 7 साल भी, 10 साल भी, तो मैं तो क्या बन जाऊँगा? ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाऊँगा। ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाऊँगा तो मैं पूरी दुनिया में कहीं भी कमाऊँ, मुझे यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। तो मैं कमा इंडिया में रहा हूँ, रह इंडिया में रहा हूँ, मेरा कमा अमेरिका में रहा हूँ, रह अमेरिका में रहा हूँ, इंडिया से मेरा कोई नाता नहीं है, फिर भी मुझे क्या देना पड़ेगा? इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को बचाने के लिए उन्होंने कहा कि अगर इंडियन सिटीजन हो और इंडिया छोड़ के जा रहे हो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए नहीं, नौकरी करने जा रहे हो या नौकरी यहाँ कर रहे हो, नौकरी के सिलसिले में बाहर जा रहे हो, तो आपके लिए 60 डेज वाली कंडीशन नहीं है। आपके लिए बेसिक कंडीशन सिर्फ एक ही है, वो कौन सी है? 180 डेज वाली, 182 डेज वाली। क्लियर है ये बात? हाँ, ओके। नेक्स्ट सर, और किसके ऊपर ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है? और ये एप्लीकेबल है उन इंडियन सिटीजन्स के लिए, देखो जब लिविंग की बात आए ना, 1 और 2, जब लिविंग की बात आए तो किसके ऊपर है? इफ एन इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप, इंडियन बाउंड शिप। अब इंडियन बाउंड शिप की डेफिनेशन क्या है? हमारे सिलेबस में नहीं है, छोड़ दो उसको, मैं टेक्निकल में अभी रिवीजन में बताऊंगा, अभी तो मतलब की नहीं है। इंडियन बाउंड शिप के एज अ क्रू मेंबर, शिप के एम्प्लॉय बन के जा रहे हो, तो आपका एक साइन, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्विस का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, जिसमें आपको जिस दिन से आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो उस दिन से आप शिप में ऑन बोर्ड हो जाते हो। भले ही शिप इंडिया में ही खड़ी है, लेकिन आप ऑन बोर्ड हो गए शिप में। जिस दिन से आप इंडिया में शिप पे चढ़ गए उस दिन से आप इंडिया में नहीं हो। ठीक है, तो ऐसा पर्सन कि जो शिप में एज अ क्रू मेंबर जा रहा है, उसके लिए भी 60 डेज वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ 180 डेज वाली कंडीशन है। ठीक है, और ये तो दोनों एक है कि लिविंग इंडिया, और अगला है कि पर्सन कमिंग टू इंडिया, उसमें इंडियन सिटीजन के साथ साथ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी है। सो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होता है? जिसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हों। ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स की बात नहीं हो रही। तो मेरे को तो ऐसा लगता है आप लोगों के तो ग्रैंड पेरेंट्स भी इंडिया में ही पैदा हुए होंगे, अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा नहीं हुए हुए हैं। किसी के दादा दादी नाना नानी पाकिस्तान से हो तुम लोग? नाना नानी पाकिस्तान में पैदा हुए थे 1947 से पहले। तो ठीक है, आप सब क्या बन गए? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। लेकिन तुम लोग तो पैदा ही हो गधो, तुम तो पहले ही क्या हो? इंडियन सिटीजन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन है? कि जो जिसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे और वो इंडियन सिटीजन नहीं है। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? तो ये लोग, अब अगर इनका रिश्ता नाता तो इंडिया से ही जुड़ा हुआ है भाई, ठीक है, तो अब ये इंडिया आएंगे, अब ये इंडिया आएंगे तो इनके लिए भी 60 डेज वाली कंडीशन नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। हमारी कम्युनिटी में बहुत है, जो भी निकम्मा नाकारा होता है ना, उसको भेज देते हैं बाहर, कुवैत या दुबई, दो ही जगह है और तीसरी जगह है नहीं। तो वहाँ जाके ऐसे झाड़ू पोछे वाली कोई सी भी नौकरी करता है, ऐसे वजन तोप के कुछ भी हमाली वगैरह करता है, पैसे कमाता है, खूब पैसे कमाता है। अब उसका फैमिली तो उसकी इंडिया में है, तो वो बार बार इंडिया आएगा। तो ये कौन है? इंडियन सिटीजन, जो बार बार अपनी फैमिली से इंडिया मिलने आ रहा है। अब इसमें से कुछ लोग होशियार होते हैं, वो उसी कंट्री में अपना बिजनेस ओपन कर लेते हैं, अब वो शादी वादी करके वहीं सेटल हो जाते हैं, तो उनके बच्चे पैदा भी वहीं हो जाते हैं। ठीक है, तो अब उनके जो बच्चे आए, जो सेकेंड पीढ़ी आई, तो वो सेकेंड पीढ़ी तो इंडिया में पैदा ही नहीं हुई, तो वो इंडिया के सिटीजन है ही नहीं। ठीक है, हाँ, उनके पेरेंट्स की वजह से सिटीजनशिप मिल सकती है, लेकिन हो सकता है उन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप रिनाउंस करके वहाँ की ले ली, क्योंकि वो ज़्यादा बढ़िया है, गोल्डन कार्ड मिलता है, दुनिया भर की फैसिलिटीज़ मिलती है, तो वो इंडियन सिटीजन नहीं है। लेकिन उनके पेरेंट्स, वो जो जिसकी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके पेरेंट्स तो आज़ादी के बाद ही पैदा हुए थे, लेकिन उनके ग्रैंड पेरेंट्स आज़ादी के अगर पहले पैदा हुए हैं, तो वो बच्चे आज क्या है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब वो अपने दादा दादी, अपने घर परिवार, क्योंकि उनको पूरा कुटुंब कबीला तो यही है, शादी ब्याहों में तो वो यहीं आते हैं, तो ये सारे फंक्शंस अटेंड करने, घूमने घामने इधर आते हैं, तो ये बन गए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब ये इंडिया आ रहा है तो 60 डेज वाली कंडीशन इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है।
डाउट बाद में। ये समझ में आया सबको? 2 लोगों के लिए 60 डेज वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। एक इंडियन सिटीजन जो इंडिया छोड़ के जा रहा है, आइदर एम्प्लॉयमेंट पर्सन या एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन बाउंड शिप। जो तीसरा है वो इंडिया आ रहा है, इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। एग्जाम्पल लें अपन, मेरा दोस्त बचपन में मेरे साथ रहा, जॉब करने दुबई चला गया, आज दुबई में ही उसका बिजनेस है, उसकी शादी भी हो गई तो वो वाइफ के साथ दुबई में रहता है, बच्चे भी उसके दुबई में ही, ठीक है। तो वो दुबई वाला हो गया, साला बड़ी बड़ी बातें करता मेरे सामने। तो अब वही जून वाला केस हुआ, अप्रैल में यहाँ रह के गया, लेकिन अब वो दुबई में रह रहा है, दुबई में ही कमा रहा है, दुबई में ही खा रहा है, तो 60 डेज वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन उसकी पूरी फैमिली, 3 भाई हैं वो लोग, तो उसके 2 भाई यहाँ हैं, मम्मी पापा यहाँ हैं, उसका पूरा परिवार यहाँ है। हमारे फ्रेंड्स में भी जब किसी की शादी हो रही थी वो आ रहा था यहाँ पे, क्रिकेट का बहुत शौक है तो क्रिकेट खेलने यहीं आता है, तो साल में 2 महीने यहाँ आ जाता है, तो 60 डेज़ यहाँ रह लेता है। और 60 और 365 डेज़ वाली कंडीशन उसकी पूरी हो जाएगी, तो दुबई में जितना भी कमाता है टैक्स देना पड़ जाएगा ना उसको। तो इसलिए वो इंडियन सिटीज़न है, अब वो इंडिया आ रहा है तो 60 डेज़ वाली कंडीशन पूरी नहीं है। लेकिन नवाब इंडिया के 182 डेज रह रहा है यहाँ पे, तो फिर तो पिक्चर बन जाएगी उसकी। क्लियर है ये बात? ठीक है, ओके। अब इसमें एक्सेप्शन में भी एक एक्सेप्शन है, ये नया वाला रूल है, अमेंडमेंट आया था लास्ट ईयर में, ढंग से समझना है अपन को, क्वेश्चन इस पे से आ सकता है। ये 60 डेज़ वाले एक्सेप्शन पे पहले क्वेश्चन आता था, पर ये रूल अब आउटडेटेड हो गया, बहुत पुराना हो गया, सब यूज टू हो गए इससे। अब ये नया है कि वो लोग जिनके ऊपर 60 डेज़ वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ वो लोग, ठीक है, पर उनका इंडियन सोर्सेज से 15 लाख से ज़्यादा की कमाई है। अब ये कैसे होता है? तो जितने भी लोग इंडिया छोड़ के बाहर गए हैं, सेटल हुए हैं, वो बाहर जितना भी कमा रहे हो उनका इन्वेस्टमेंट सारा कहाँ होता है? इंडिया में। तो ये लोग इंडिया में प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं, किराए पे देते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, और दुनिया भर के जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडिया में करते हैं। तो अगर उनकी इंडियन सोर्सेज से जो पैसा उनका इंडिया में जनरेट हो रहा है वो 15 लाख रुपए से ज़्यादा है, 15 लाख तक है तो कोई टेंशन नहीं है, 15 लाख से ज़्यादा है, और वो बंदा क्या है? इंडियन सिटीजन है, तो अब वो इंडिया में आए कि ना आए, वो क्या कहलाएगा? नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्या कहलाएगा? नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और शर्त क्या है? शर्त है कि उसकी ये जो 15 लाख की इनकम है ना, ये कहीं और टैक्सेबल ना हो रही हो रेजिडेंशियल बेसिस पे। अब ये पहली बार के बच्चों के लिए समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, पर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो मैं आगे बढ़ूँ, नहीं समझाते उनको, नहीं यार उनका भी पेपर जनवरी में ही समझा देते हैं थोड़ा सा। देखो अभी जब अपन आगे पढ़ेंगे ना, तो हम ये पढ़ेंगे कि जो बंदा ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन गया ना, क्योंकि वो इंडिया में रह लिया तो अब समझना अच्छे से, मैं ए और बी लेके बात कर लेता हूँ। मान लेते हैं पलक ने अपना बिजनेस अमेरिका में इस्टेब्लिश कर दिया, अब वो इतना अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश है कि पलक वहाँ रहे कि ना रहे फ़र्क नहीं पड़ता, तो पलक अपने पेरेंट्स के साथ इंडिया में ही रह रही है, तो उसने 182 डेज़ कंप्लीट कर लिए, वो बन गई ऑर्डिनरी रेसिडेंट। जैसे ही वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनी तो इंडिया में इतनी हार्श कंडीशंस है कि अगर आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो तो आप पूरी दुनिया में कुछ भी कमाओ उसके ऊपर इंडिया में आपको टैक्स देना पड़े। तो पलक आप कमा अमेरिका में रहो पर रह यहाँ रहे हो, तो यहाँ रहने की वजह से, ये वर्ड सुनना, यहाँ रहने की वजह से उस इनकम पे भी आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर? जो रूल इंडिया का है वही रूल अदर कंट्रीज का भी हो सकता है। हाँ, अपन नवलीन की बात करते हैं, नवलीन रह अमेरिका में रही है पर उसका बिजनेस कहाँ है? इंडिया में, तो इंडिया से उसको 15 लाख से इनकम ज़्यादा जनरेट हो रही है, ठीक है, पर रह तो वो वहाँ रही है, तो हो सकती है किसी अमेरिका में रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे उसको इस 15 लाख वाले इनकम पे भी वहाँ टैक्स देना पड़े। अगर वहाँ टैक्स देना पड़ रहा है तो ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, और अगर वहाँ टैक्स नहीं देना पड़ रहा, रहने की वजह से, डोमिसाइल पर्पस की वजह से वहाँ टैक्स नहीं देना पड़ रहा, तो यहाँ 15 लाख से ज़्यादा इनकम होने की वजह से ये बन जाएगी यहाँ की नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। आप लोग ये समझना कि अभी मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि 15 लाख टैक्सेबल है कि नहीं, वो तो है ही से, आप रहो मत रहो इंडिया में पैसा कमा रहे हो तो वो तो टैक्सेबल है ही सी। मैं तो ये कह रहा हूँ अभी तो हम आपकी पिक्चर बनाने की तैयारी कर रहे हैं, और पिक्चर कैसे बनेगी? जब आप नॉन रेसिडेंट से नॉट ऑर्डिनरी बेचोगे, नॉट ऑर्डिनरी से नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाओगे, तो भले ही इंडियन सिटीजन है, रह कहीं और रहा है, इंडिया एक दिन भी आया नहीं है, नवलीन एक दिन भी नहीं आई, लेकिन नवलीन की इंडिया से इनकम कितनी है? 15 लाख से ज़्यादा, और ये 15 लाख की इनकम कहीं और डोमिसाइल पर्पज से टैक्सेबल नहीं हो रही, तो नवलीन इज नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्लियर? क्योंकि वो इंडियन सिटीजन थे। अगला, सर इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन,
इंडियन सोर्स लिखा हुआ है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये नोट्स आपने मेरे को पुराने वाले दिए हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है प्रिंटेड नोट्स में फ़र्क है, यहाँ भी यही है। तो फिर ये चेंज कर देना, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और इसको ब्रैकेट में डाल देना कमिंग टू इंडिया। यहाँ इंडिया आने की जरूरत नहीं थी, यहाँ इंडिया आया तो अब वो इंडिया आया और उसकी 15 लाख से इंडियन सोर्सेज से इनकम ज़्यादा है और ये भाई साहब इंडिया भी आ रहे हैं, तो इनके ऊपर 60 डेज वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं हो रही थी ना, याद है कि नहीं याद आपको? अभी तो पढ़ा अपन ने कि इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया में आता है तो 60 डेज वाली कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। तो उनके लिए अगर ऐसे इंडियन सिटीजन, अब हम बात करते हैं ये है वो इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया में आते जाते रहता है। तो मैंने कहा आपके लिए 60 डेज वाली कंडीशन तो एप्लीकेबल नहीं है, मज़ो करो आप, 182 डेज रह गए तो पिक्चर बनाऊंगा तुम्हारी, नहीं तो तुम मजे करो, इंडिया में आओ, घूमो फिरो, कुछ भी करो। अब इन 8 जनों में से 4 जनों की इनकम इंडिया में इंडियन सोर्सेज से 15 लाख से ज़्यादा थी। तो इन 4 जनों को मैंने कहा कोई तुम लोग यहाँ आओ, 60 डेज वाली कंडीशन किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, पर तुम्हारी 15 लाख से ज़्यादा है और तुम इंडिया आए हो, तो तुम्हारे लिए 60 डेज वाली कंडीशन रिप्लेस हो जाएगी 120 से। 60 डेज के बदले में 120 दिन और 4 साल में 365 दिन। तुम एक 60 डेज रहो दिक्कत नहीं, 90 रहो दिक्कत नहीं, 120 दिन से ज़्यादा रह गए तुम लोग, तो फिर से तुम क्या बन गए? नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्योंकि अब पिक्चर बनेगी बढ़िया वाली, आपकी 60 वाली कंडीशन रिप्लेस होगी 120 से। तो मैं कहता हूँ ये 4 में से ये 3 तो 120 डेज नहीं रहे, ये रह गया साला। तो इसने 120 और 365 डेज वाली कंडीशन पूरी कर ली और 7 साल और 10 साल वाली कंडीशन भी पूरी कर ली। तो ये भाई साहब तो क्या बन गए? ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन गए भाई साहब। समझ में आया कि नहीं? ठीक है सर, बन गए सो बन गए। अब होगा क्या? अब अपन डायरेक्टली इनकम पे आते हैं। ये दिन दिन में तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो डायरेक्टली इनकम पे आते हैं कि ठीक है सर आपने समझाया, हमें समझ में आ गया कि ये कंडीशंस हम मगअप कर लेंगे, याद कर लेंगे और समझ भी लेंगे कि ऐसे ऐसे कंडीशंस पूरी करने से हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस होता है कि एक बेसिक 2 एडिशनल ऑर्डिनरी, एक बेसिक 2 एडिशनल नहीं कर पाया नॉट ऑर्डिनरी, बेसिक भी नहीं कर पाया नॉन रेसिडेंट। ठीक है सर, कौन से स्टेटस को कौन सी इनकम पे टैक्स देना है? आप पहले अपनी जर्नी समझो। आप लोग पूरा इनकम टैक्स पढ़ के आए हो तो कंफ्यूज नहीं होना। अभी हम ये बात कर रहे हैं कौन पर्सन अपनी कौन सी इनकम पे टैक्स देगा और कौन सी इनकम पे उसको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर ये इन इनकम पे टैक्स देगा तो फिर इनका कंप्यूटेशन अपन आगे सीखेंगे कि अगर सैलरी है तो सर सैलरी वाले रूल्स हैं, रेंट है तो सर हाउस प्रॉपर्टी वाले रूल्स हैं, बिजनेस है तो बिजनेस एंड प्रोफेशन वाले रूल्स हैं। तो कौन सी इनकम पे टैक्स देगा ये बात कर रहे हैं। उस इनकम को कैसे कैलकुलेट करेंगे या कितनी इनकम पे टैक्स देगा ये बाद में कैलकुलेट, अभी तो कौन सी वाली। ठीक है, तो चलो 3 स्टेटस ले लेते हैं। फर्स्ट, इनकम अर्न इन इंडिया। मैं क्यों लिख रहा हूँ यार, लिखा हुआ होगा ना ये नोट्स में। हाँ, इनकम अर्न इन इंडिया। आप इंडिया में पैसे कमा रहे होगे तो कोई सा भी माइकल लाल हो, आप इंडिया में रहो के मत रहो, सबको टैक्स देना। मार्क जकरबर्ग तो कहीं भी रह रहा हो, इंडिया में तेरी फेसबुक की कंपनी चल रही है तो उस पर तू इंडिया में पैसे कमा रहा है, तुझे उसके ऊपर तो टैक्स देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, नहीं सर इंडिया में अर्न नहीं कर रहे लेकिन क्या कर रहे हो इंडिया में रिसीव कर रहे हो। सर ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है, बहुत सारे अल्टरनेटिव अवेलेबल हो सकते हैं। मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मेरे पापा ज़िंदगी भर बाहर रहे, उनका बिजनेस कुवैत में था, वो कुवैत में बिजनेस करते थे, पैसे यहाँ भेजते थे। ठीक है, अब उनका एक कस्टमर जिसने उससे माल लिया, मान लो 1 लाख रुपये का, उसने कहा कि भाई साहब मेरे पास अभी 40,000 रुपये है, 60,000 रुपये नहीं है, मैं इंडिया जा रहा हूँ, इंडिया से वापस आके दूंगा। तो मेरे पापा ने कहा तू इंडिया जा रहा है, एक काम करना, इंडिया में मेरे बेटे को ही दे देना। यार ठीक है, ये कर लेना। तो पैसा उन्होंने अर्न तो वहाँ किया क्योंकि जो भी माल सप्लाई करना था वहीं, वहाँ बिजनेस एक्टिविटी वहीं हुई, लेकिन उनके बिहाफ पे पैसा मैंने इंडिया में रिसीव कर लिया। तो ये अर्न इन इंडिया नहीं है लेकिन रिसीव्ड इन इंडिया है। तो अब अगर रिसीव्ड इन इंडिया है तो वापस से कोई सा भी माइकल ला लो, सबको टैक्स देना पड़ेगा।
ठीक है, किसी भी रीज़न से। अब रिसीव्ड इन इंडिया मतलब फर्स्ट टाइम रिसीव्ड इन इंडिया, मेरे पापा वहीं अर्न कर रहे हैं, वहीं रिसीव कर रहे हैं, लेकिन घर खर्च यहाँ भेजते हैं तो ट्रांसफ़र करना है, तो ट्रांसफ़र से कोई लेना देना नहीं है। इस ट्रांसफ़र के वर्ड को वो यूज़ करते हैं रेमिटेंस। तो रेमिटेंस से मतलब नहीं फर्स्ट टाइम कहाँ रिसीव हुआ। अब वो रिसीव आप करो कि आपका एजेंट करे, फर्स्ट टाइम जहाँ रिसीव हो रहा है वही रिसीव माना जाता है। तो यूजुअली उनकी सारी इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। लेकिन ये 60,000 रुपये अर्न आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया, ठीक है। देन इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। सर बिजनेस कैसे कंट्रोल किया जाता है कि भैया की जो डिसीजन मैनेजरियल डिसीजंस है वो आप कहाँ से ले रहे हो, इंडिया से ले रहे हो। कंपनी के केस में पता करना बहुत आसान है, क्योंकि उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो मिनट्स होते हैं वो रजिस्ट्रार में सबमिट होते हैं और वो ऑन रिकॉर्ड रखने पड़ते हैं। तो जहाँ मिनट्स, जहाँ मीटिंग कंडक्ट हुई वहीं से डिसीजन लेने के। तो अगर आपका बिजनेस है कहीं और, लेकिन वो कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, इंडिया से, डिसीजन कहाँ से लिए जा रहे हैं, इंडिया से, तो उसको कहेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। तो ऐसे बिजनेस में 2 भाई साहब को टैक्स देना है, तीसरा भाई साहब फ्री, इस भाई साहब को टैक्स नहीं देना। क्लियर है ये बात, ठीक है। एक भी डिसीजन इंडिया से लिया है तो कंट्रोल फ्रॉम इंडिया माना जाएगा। कंट्रोल फ्रॉम इंडिया माना जा रहा है तो फिर मतलब इन दोनों को तो टैक्स देना है, इसको नहीं देना। क्लियर है ये बात। अगला एनी अदर इनकम। सर एनी अदर इनकम मतलब, अब मैं आगे सिखाने वाली बात पहले सिखा देता हूँ। जज करने के लिए कि ये लोग टैक्स देंगे कि नहीं देंगे, हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही चलते हैं। 1 बाय 1 क्वेश्चन पूछते हैं कि ये इनकम इंडिया में अर्न है क्या। आप कहते हो यस तो बात खत्म, सबके लिए टैक्सेबल। आप कहते हो नो तो सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे, ये इनकम इंडिया में रिसीव्ड है क्या। आप कहते हो यस तो बात खत्म, तीनों के लिए टैक्सेबल। आप कहते हो नो तो फिर हम बात पूछेंगे, तो फिर ये भले ही अर्न भी नहीं है, मतलब बाहर की है इनकम, रिसीव भी बाहर है, पर वो जो बिजनेस है वो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है क्या। आप कहते हो यस तो बात खत्म, 2 के लिए टैक्सेबल, तीसरे के लिए ना। आप कहते हो नो तो इसका मतलब वो मेरे पापा का बिजनेस, अर्न भी बाहर, रिसीव भी बाहर, और वहीं रहते हैं, वहीं कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल भी बाहर से। तो ये हो गई एनी अदर इनकम। और एनी अदर इनकम जिसका इंडिया से कोई रिलेशनशिप नहीं है, पर आप फिर इंडिया में क्या कर, आप इतने टाइम इंडिया में क्यों रह रहे हो। वही नवनीत जो अपना बिजनेस में सेटअप कर चुकी है, ऑटोमेटिव पोजीशन पे चल रहा है, वो वहीं अर्न है, वहीं रिसीव्ड है, वहीं से कंट्रोल भी हो रहा है, ये यहाँ मजे कर रही है आके, क्यों कर रहे हो। ब्रीदिंग टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि जो बाकी के लोग टैक्स दे रहे हैं उससे हम इंडिया का डेवलपमेंट कर रहे हैं। उसी रोड पे आप अपनी गाड़ी दौड़ा रहे हैं, वहीं से आपकी बिजली पानी सबका खर्चा निकल रहा है। तो ये लोग टैक्स भरे और आप मजे करो यहाँ पे, तो नहीं, आप भी वहीं जाओ, वहीं कमा रहे हो वहीं जाओ। यहाँ रह रहे हो तो आपको तो ऐसी एनी अदर इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा, इन दोनों को देने की जरूरत नहीं। बता रहा हूँ, ये समझ में आया क्या आपको। मीन्स ऐसी इनकम ना रिसीव ना अर्न, ना रिसीव, ना कंट्रोल, उसको अपन क्या कहेंगे, एनी अदर इनकम। मीन्स इसकी सबसे छोटी लाइन आएगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ अमेरिका, कि बिजनेस कहाँ पे है, अमेरिका, वहां से हमें इनकम होगी। तो अर्न इन इंडिया है क्या, सर रिसीव इन इंडिया, सर कुछ बोला ही नहीं, तो जहां अर्न वहां रिसीव नहीं है। कंट्रोल, सर कंट्रोल के लिए भी कुछ नहीं बोला, तो जहां अर्न वही कंट्रोल, तो सर ये तो तीनों ही नहीं है, तो ये कौन सी इनकम है, एनी अदर इनकम। और अगर आप रेसिडेंट हो तो आप टैक्स दोगे, आप ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी हो या नॉन रेसिडेंट हो तो टैक्स नहीं दोगे। फिर है पास अनटैक्स इनकम रेमिटेड टू इंडिया या बॉट इन इंडिया। पिछले सालों की अनटैक्स इनकम अब आप इंडिया में आ रहे हो, ये इंडियन सिटीजन्स के लिए रखा गया है, क्योंकि इनका सपना होता है कि ये बाहर जाए, पैसा कमाए, पैसा कमा के जितना पैसा कमा सके यहाँ इन्वेस्ट करे, और फिर क्योंकि इन लोगों को अपने घर परिवार से अलग रहना पड़ता है, कोई थोड़ा अच्छी जॉब पे लग जाता है तो वो अपनी इमीडिएट फैमिली को बुला लेता है, लेकिन माँ बाप से तो दूर ही रहता है। ये जितनी भी गल्फ कंट्रीज़ है, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, इनमें मम्मी पापा को वीज़ा मिलता ही नहीं, किसी में भी मम्मी पापा को वीज़ा नहीं मिलता। वो गया तुम दुनिया भर के बूढ़ों को यहाँ इकट्ठा कर लोगे। ये यंग पर्सन को भी सिर्फ इसीलिए वीज़ा देते हैं क्योंकि उनको ज़रूरत है काम करने वाले कर्मचारियों की, तो तुम्हें आने देंगे, चलो ठीक है तुम्हारी वाइफ को, तुम्हारे बच्चों को भी आने देंगे, तो मम्मी पापा की जरूरत है, वो तो यहाँ बैठ के खाएंगे, कमाएंगे थोड़ी, तो उनको वीज़ा नहीं देंगे, ठीक है। तो अब उसका सपना होता है यार मैंने इतना कमाया सबको, लेकिन किस काम का ऐसा पैसा, माँ बाप से तो मैं दूर ही हूँ, तो फिर वो यही ट्राई करता है कि पैसे लाए, यहाँ पे इन्वेस्ट करे, और जब यहाँ पे सफिशिएंट पैसा हो जाए तो पूरा यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। तो वो लोग अपनी कैपिटल वहाँ बनाते हैं, और उस कैपिटल को फिर जब वो यहाँ परमानेंटली शिफ्ट होते हैं तो पूरा पैसा एक साथ इंडिया में ले आते हैं। अब अगर वो इंडिया में आ रहे हैं ऐसी पास टैक्स अनटैक्स इनकम,
जो उन्होंने पिछले साल में कमाई, मेरे पापा वो भी इसी तरीके से परमानेंटली इंडिया में शिफ्ट हुए। तो जब वो वहाँ थे तब वहीं पे अर्न था, वहीं पे रिसीव था, वहीं पे कंट्रोल था। तो एनी अदर इनकम की कैटेगरी में आए और वो रहते भी वहीं थे। तो वो थे भी कौन से? नॉन रेसिडेंट। तो ऐसे नॉन रेसिडेंट को अभी तक तो कोई टैक्स दे नहीं रहे थे। अब उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में लाख 1.5 लाख रुपए इकट्ठे करे और यहाँ ले आए। अब वो 1.5 लाख रुपए जो यहाँ लाए हो वो कौन से हो गए? पास अनटैक्स इनकम। ये तो अब तीनों के लिए ही क्या है? माफ। ठीक है। अब वो भले ही यहाँ पे जनवरी में आ गए या अप्रैल में आ गए और पूरा साल यहाँ रहे तो 180 डेज वाली कंडीशन पूरी हो गई उनके लिए। ठीक है। तो अब वो रेसिडेंट बन गए, लेकिन जो पैसा वो ला रहे हैं कौन सा है? पिछले सालों का। तो अब वो टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है। ओके, जब तक कोई भी नूरानी चेहरा नहीं दिखा था अपन कंटिन्यू करते हैं। तो हमने रिवीजन का भी रिवीजन, हमने इंडिविजुअल के बारे में पढ़ लिया, 2 बेसिक और 2 एडिशनल। बेसिक में 182 डेज और वाली कंडीशन है, आइदर 1 कंप्लीट करनी है, 60 और 365। 60 और 365 के 2 एक्सेप्शन है। एक इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया 2 पर्पस के लिए, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन बाउंड शिप, और इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कमिंग टू इंडिया। इसमें कोई पर्पस नहीं, किसी भी वजह से आए, क्यों कैसे भी आए। ठीक है। नहीं सर, 60 डेज वाली कंडीशन 120 डेज में तब्दील हो गई। किसके लिए? कि अगर आपकी इंडियन सोर्सेज से इनकम 15 लाख से ज़्यादा है और आप इंडियन सिटीजन हो और वो 15 लाख डोमिसाइल बेसिस पे कहीं और टैक्सेबल नहीं हो रहे, तो आप इंडिया में आओ कि मत आओ, आप नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो। ठीक है। फिर आप या तो इंडियन सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो। तो अब आप इंडिया में आए हो, अगर आप इंडिया में आए हो तो फिर वो डोमिसाइल पर्पस वाला 15 लाख का वहाँ टैक्सेबल है कि नहीं है, तेल लेने गया। लेकिन यहाँ 15 लाख से इनकम ज़्यादा है तो ही बेस इकट्ठा हुआ है। ठीक है। अब वहाँ पे टैक्सेबल हो कि ना हो, आप इंडिया में आ रहे हो तो आपके लिए 60 डेज वाली कंडीशन रिप्लेस हो गई किससे? 120 डेज से। ठीक है। फिर हमने ये चार्ट पढ़ा कि रेसिडेंट, अच्छा एडिशनल कंडीशन क्या है? प्रीसीडिंग 7 ईयर्स में 730 डेज, प्रीसीडिंग 10 ईयर्स में फुलफिल एनी 1 बेसिक कंडीशन इन एनी 2 ईयर्स ऑफ प्रीसीडिंग 10 ईयर। ठीक है। ऑन इन इंडिया सबके टैक्सेबल, रिसीव इन इंडिया सबके टैक्सेबल, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया 2 के लिए, और एनी अदर इनकम 3 के लिए। तो मतलब ये ग्राफ थोड़ा यूं चलता है ना। ओके, अब इंडिविजुअल हो गया हमारा। सर इंडिविजुअल के बाद चलते हैं अपन किसके लिए? HUF। ओके, HUF में वो एक गाना चला था बीच में, मेरा बस नहीं है चलता, तू ही है करता धरता। तो HUF में एक है करता और बाकी के कौन है? को-पार्ट सीनियर्स। तो करता मतलब HOF, हेड ऑफ द फैमिली, मुखिया। तो अब इन्होंने कहा कि HUF तो एक फैमिली है और फैमिली में तो बहुत सारे लोग हैं और बड़ा सारा बिजनेस होगा, तो कोई कहाँ रहेगा, कोई कहाँ रहेगा, कोई कितने दिन रहेगा, कोई कितने दिन रहेगा, तो किसको पकड़ने जाए, किस किस के दिन देखें। तो उन्होंने कहा कि HUF का जो बिजनेस है ना, वो जहाँ से कंट्रोल हो रहा है वही बेसिक कंडीशन, मतलब 4 बेसिक कंडीशन, 2 बेसिक कंडीशन को उन्होंने रिप्लेस कर दिया। तेल लेने के 182 डेज, तेल लेने के 60 डेज और 365 डेज। अगर आपका बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, पार्शियल कंट्रोल, एक डिसीजन भी आपने इंडिया से लिया है, तो फिर बेसिक कंडीशन पूरी होगी। और जैसे ही बेसिक कंडीशन पूरी हुई तो या तो आप ऑर्डिनरी बनोगे या नॉन ऑर्डिनरी, नॉन रेसिडेंट तो बन ही नहीं पाओगे। ठीक है। ओके, फिर सर एडिशनल सेम टू सेम रही, कौन पूरी करेगा? एडिशनल पूरी करेगा करता। ठीक है। वही प्रीसीडिंग 7 ईयर्स में 730 डेज, फुलफिल एनी 1 बेसिक कंडीशन इन एनी 2 ईयर्स ऑफ प्रीसीडिंग 10 ईयर्स। अब इसके लिए एनी 1 बेसिक कंडीशन वही 182 डेज और 60 प्लस 365 डेज। ये करता पूरी कर रहा है तो एडिशनल कंडीशन भी पूरी, वही बेसिक भी पूरी हो गई, एडिशनल भी पूरी हो गई। तो HUF क्या बन गया? रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। बेसिक पूरी हो गई, करता ने एडिशनल पूरी नहीं करी तो क्या बन गया? नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सर बेसिक भी पूरी नहीं हुई तो क्या हो गई? नॉन रेसिडेंट। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, याद नहीं रहेगा लेकिन समझ में आ जाएगा, याद नहीं रहेगा लेकिन समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, याद आपको करना पड़ेगा। मैं भी ऐसे जब अब्दुल को चेहरा दिखाता हूँ तो वो 5 मिनट बाद छोड़ते हैं। चलो, जैसे के साथ कैसा नहीं होना चाहिए, फर्क होना चाहिए। बाय, टाटा, सी यू। कल ये कंप्लीट हो जाएगा।